Hello students, I am again back with part 2 of chapter number 11, the First World War 1914 to 1918. Students, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. Students, we have completed till here in part 1. Part 1 में हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं. पार्ट 2 हम स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक से जो है द वर्ल्ड वॉर बिगिंस. बेटा अब हम देखेंगे कि वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत कैसे होती है, कौन सी कंट्री होती है जो इसे शुरू करती है, फिर कैसे एक एक करके सारी कंट्रीज़ इन्वॉल्व हो जाती हैं और ये बन जाता है वर्ल्ड वॉर 1. देखो, अगर आप लोगों ने पार्ट 1 अच्छे से देखा होगा तो आपको पता होगा कि जो ऑस्ट्रियन क्राउन प्रिंस होते हैं जिनका नाम होता है आर्चड्यूक फ्रैंक फर्डिनेंड, उनका असैसिनेशन हो जाता है और उनके असैसिनेशन की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर रखी जाती है? सर्बिया के ऊपर, क्योंकि फ्रैंक फर्डिनेंड की डेथ के लिए, असैसिनेशन के लिए एक ग्रुप अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है जिस ग्रुप का नाम होता है ब्लैक हैंड गैंग. क्या होता है? ब्लैक हैंड गैंग. ये किसका ग्रुप था बेटा? तो ये सर्बियन नेशनलिस्ट का ग्रुप था. तो ऑब्वियस सी बात है भाई, ऑस्ट्रिया का सारा के सारा गुस्सा किसके ऊपर निकलेगा? सर्बिया के ऊपर निकलेगा, क्योंकि सर्बिया की एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम था ब्लैक हैंड गैंग, इसी से एक व्यक्ति बिलोंग करता था जिसका नाम था गैब्रिएलो प्रिंसेप. उसी ने तो मारा था ऑस्ट्रियन क्राउन प्रिंस जिनका नाम था फ्रैंक फर्डिनेंड को. तो भाई ऑस्ट्रिया गुस्से में वॉर डिक्लेयर कर देता है. किसके ऊपर? सर्बिया के ऊपर. कब कर देता है? 28 जुलाई 1914 को. 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया वॉर डिक्लेयर करता है सर्बिया के ऊपर. अब सर्बिया को हेल्प करने के लिए कौन आ जाता है? रशिया फटाफट से अपने ट्रूप्स को मोबिलाइज करता है कि जल्दी चलो, हमें रशिया को बचाना है. तो रशिया किसको बचाने के लिए आ गया? सर्बिया को. रशिया दौड़ा भागा आया किसको बचाने के लिए? सर्बिया को बचाने के लिए. अब जो जर्मनी था उसने रशिया के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दिया. कब? अगस्त 1 को. और फ्रांस के ऊपर कर दिया कब? 3 अगस्त को. तो पहली बात सुनो, पहले ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के ऊपर वॉर डिक्लेयर किया. सर्बिया को बचाने आ गया कौन? रशिया. तो हमारा जो कौन था? जर्मनी था, उसने रशिया के ऊपर भी वॉर डिक्लेयर कर दिया और फ्रांस के ऊपर भी वॉर डिक्लेयर कर दिया. आप समझ रहे हो ना, कुछ का कुछ ही हुआ जा रहा, फालतू में ही हुआ जा रहा, पर हो गया. पहला वॉर ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के ऊपर डिक्लेयर किया, रशिया सर्बिया को बचाने आया. जर्मनी में ने रशिया के ऊपर वॉर डिक्लेयर किया कब? 1 अगस्त को. और फ्रांस के ऊपर कब किया? 3 अगस्त को. क्लियर है इतनी बातें? अब ग्रेट ब्रिटेन को भी गुस्सा आया कि भाई एक दो लोगों की लड़ाई में तीसरा भी पहुंच गया, चौथा भी पहुंच गया, तो मैं कैसे पीछे, मैं भी चलता हूँ. तो ग्रेट ब्रिटेन ने वॉर डिक्लेयर किया किसके ऊपर? जर्मनी के ऊपर. कब? 4 अगस्त को. देख रहे हो कैसे एक के बाद एक कुछ भी होता जा रहा है, पर हो गया. जब जर्मनी की आर्मी ने बेल्जियम को इन्वेड किया तो उस टाइम ब्रिटेन अपने आप को नहीं रोक पाया और उसने भी जर्मनी के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दिया. क्लियर है? तो अब जितने भी सुपर पावर्स थी, ग्रेट पावर्स थी, महान शक्तियाँ थी, वो सब एक दूसरे के साथ लड़ रही हैं. ठीक है? ऑस्ट्रिया भी है, जर्मनी भी है, रशिया भी है, फ्रांस भी है, ब्रिटेन भी है, ओपनली एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं. ठीक है? अब ये देखो, जो फ्रांस ब्रिटेन है वो एक साइड में है और एक किसको सपोर्ट कर रहे हैं? रशिया और सर्बिया को. जर्मनी और ऑस्ट्रिया एक साइड में है. सारी की सारी कंट्रीज़ अब ओपन वॉरफेयर में साथ में एक दूसरे के साथ लड़ रही हैं और यहीं से ये क्या बन जाता है? वर्ल्ड वॉर. 2 छोटी कंट्री आपस में लड़ रही थी, एक थी ऑस्ट्रिया, दूसरी थी सर्बिया. लड़ लेने देते, पर नहीं, एक के बाद एक सब पहुंच गए और लड़ने लग गए. टर्की एंड बल्गेरिया जॉइन द साइड ऑफ जर्मनी. बल्गेरिया किसको सपोर्ट करने आया? जर्मनी को. टर्की किसको सपोर्ट करने आया? जर्मनी को. ठीक है? इटली था. इस टाइम इटली ने ट्रिपल अलायंस को छोड़ दिया और वॉर को ज्वाइन किया किसकी साइड से? ब्रिटेन और फ्रांस की साइड से. और किसके अगेंस्ट में? जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया हंगरी के अगेंस्ट में. ठीक है? जबकि ट्रिपल अलायंस में जर्मनी का सपोर्टर था इटली, पर बीच में वो इस अलायंस को छोड़ करके फ्रांस ब्रिटेन को सपोर्ट करता है और
जर्मनी और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट में वॉर को ज्वाइन करता है। ठीक है, तो अब एक साइड में इटली है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, रशिया है, दूसरी साइड में जर्मनी है, उसको सपोर्ट कर रहा है टर्की, तीसरा है बल्गेरिया और चौथा हमारा ऑस्ट्रिया। जापान डिक्लेयर्ड वॉर ऑन जर्मनी, और जापान ने किसके ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दिया? जर्मनी के ऊपर। तो बेटा जापान भी क्यों पीछे रहता? जापान ने वॉर डिक्लेयर कर दिया किसके ऊपर? जर्मनी के ऊपर। और जापान ने सिर्फ एक ही सोच के साथ जर्मनी के ऊपर अटैक किया था कि जितनी भी जर्मन कॉलोनीज़ हैं जो फार ईस्ट में हैं वो उसे मिल जाएंगी। ठीक है, जर्मनी की जितनी भी कॉलोनीज़ हैं जो फार ईस्ट में हैं उस पर कंट्रोल हो जाए जापान का, इसलिए जापान ने भी जर्मनी के अगेंस्ट में वॉर डिक्लेयर कर दिया। देखो बड़ी विडम्बना है कि ये जापान जर्मनी के अगेंस्ट में है, ये इटली जर्मनी के अगेंस्ट में, और वर्ल्ड वॉर 3 जब वर्ल्ड वॉर 2 होगा तो वर्ल्ड वॉर 2 में ये तीनों साथ में होंगी। वर्ल्ड वॉर 2 में एक ही साइड में होगा जर्मनी, जापान और इटली, और वर्ल्ड वॉर 1 में ये अलग अलग उससे लड़ रहे हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बेटा द कोर्स ऑफ द वॉर। देखो ये जो वॉर था जिसे हम ग्रेट वॉर भी कहते हैं, वर्ल्ड वॉर 1 भी कहते हैं, ये 3 कॉन्टिनेंट्स में लड़ा गया। कितने कॉन्टिनेंट्स में लड़ा गया? 3। ठीक है बेटा, ये 3 कॉन्टिनेंट कौन कौन से थे? पहला तो यूरोप, दूसरा एशिया और तीसरा अफ्रीका। तो ठीक है, वो कौन कौन से 3 कॉन्टिनेंट थे जहाँ पर ये वॉर लड़ा गया? वर्ल्ड वॉर 1, यूरोप, एशिया और अफ्रीका। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वेस्टर्न फ्रंट पे क्या हो रहा था। तो बेटा शुरुआत के 3 साल अगर हम वॉर की बात करें तो वॉर पूरी तरह किसके फेवर में था? पूरी तरीके से जर्मनी के फेवर में था। शुरुआत के 3 साल जो वॉर था वो किसके फेवर में था? जर्मनी के फेवर में था। ठीक है, फॉर अबाउट 3 years द स्केल्स ऑफ वॉर्स वर टिल्टेड इन जर्मनीज फेवर। जो जर्मन की आर्मी थी, जर्मनी आर्मी जो थी वो मान रिवर तक पहुंच गई थी, जिससे पेरिस सिर्फ कितना था? 15 माइल्स अवे। ठीक है, फिर से ध्यान से सुनो, जर्मन आर्मी कुड रीच अप टू द मान रिवर ओनली 15 माइल्स फ्रॉम पेरिस, जिससे 15 माइल बस बचता था पेरिस, मतलब इतना अंदर तक जर्मन आर्मी पहुंच चुकी थी। ऐसे ही ब्रिटिशर्स की आर्मी फ्रेंच के साथ आई, जो एंग्लो फ्रेंच आर्मीज़ थी, अब वो सक्सेसफुल होगी और वो जर्मन आर्मीज़ के ऑन रश आक्रमण, ऑन रश का मतलब होता है आक्रमण, अटैक है ना, उसको चेक करेंगी। पहली बार ऐसा होगा इस वॉर में कि जो ब्रिटेन होगा वो टैंक्स का यूज़ करेगा, जो इस वॉर का मेजर वेपन रहेगा। अगर कोई पूछे आपसे ना कि वर्ल्ड वॉर 1 का मेजर वेपन, तो आप बता देना टैंक्स। और टैंक्स को यूज़ किसने किया था फर्स्ट टाइम? ब्रिटेन ने। ठीक है, तो पहले तो ऐसा हुआ कि शुरुआत के 3 साल जर्मनी बहुत आगे आगे रहा, मान रिवर तक पहुंच गया, जिससे पेरिस से 15 किलोमीटर था। बाद में जब एंग्लो फ्रेंच आर्मीज़, अंग्रेज़ों की आर्मी और फ्रेंच की आर्मीज़ मिली, तो ये लोग आगे जर्मन आर्मीज़ को नहीं जाने दिया, उनका जो ऑन रश था, आक्रमण था, उसको वहीं पर रोक दिया। पहली बार ब्रिटेन ने यहाँ पर टैंक्स का यूज़ किया और टैंक्स मेजर वेपन बने वॉर के। अब जर्मनी को भी गुस्सा आया, तो जर्मनी ने लॉन्च किया सबमराइन वॉरफेयर अगेंस्ट ब्रिटेन। ब्रिटेन के अगेंस्ट में अब जर्मनी लड़ रहा था किसके थ्रू? सबमराइन्स के थ्रू। सबमराइन आपको पता है कि भाई यहाँ पर अगर पानी होता है तो पानी के अंदर अंदर चलती हैं सबमराइन्स, तो ऐसे सबमराइन्स का यूज़ करने लगा कौन? जर्मनी। अब ये प्रॉब्लम कैसे बना? ठीक है, जर्मनी की जो सबमराइन्स थी ये प्रॉब्लम कैसे बनी? ब्रिटेन में आई थी नई नई बहुत ही फास्ट चलने वाली एक अटलांटिक लीनियर शिप जिसका नाम था लूसिटानिया। वो न्यूयॉर्क से जा रही थी कहाँ पर? लिवरपूल। ब्रिटेन में आई थी एक नई नई बहुत ही तेज़ चलने वाली अटलांटिक लीनियर शिप जिसका नाम था लूसिटानिया। वो चलना कहाँ से चालू हुई? न्यूयॉर्क से, और पहुँचने वाली कहाँ थी? लिवरपूल, जिसमें बहुत सारे अमेरिकन्स भी थे और बहुत सारे यूरोपियन पैसेंजर भी थे। अब देखो इतनी कहानी तो समझ में आ गई होगी, और नहीं आई तो फिर से समझो। ब्रिटेन लाया था एक नई नई सबसे तेज़ चलने वाली अटलांटिक लीनियर शिप जिसका नाम था लूसिटानिया। ये चलती कहाँ से थी? मतलब चल कहाँ से रही थी? न्यूयॉर्क से, और पहुँचना कहाँ था इसको? लिवरपूल। हैड सेल्ड फ्रॉम न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क से चली थी और पहुँचना था इसको कहाँ पर? लिवरपूल। इसमें बहुत सारे अमेरिकन भी बैठे थे, बहुत सारे यूरोपियन पैसेंजर भी बैठे थे। अब यहाँ पर गलती जर्मनी से ये हो जाती है कि ये भी कहीं ना कहीं किसके
से टकरा जाती है जर्मनी सबमराइन से, है ना। जबकि जर्मनी का कोई इरादा नहीं था कि वो अमेरिकन नेटिव्स को मारे, पर अमेरिकन नेटिव्स मर जाते हैं। क्लियर है। तो यहाँ गलती थोड़ी सी जर्मनी की सबमराइन से हो जाती है और इसी का खामियाजा अब जर्मनी को भरना पड़ेगा, वो भी अच्छा खासा। फ्यू माइल्स ऑफ द आयरिश कोस्ट से थोड़ी ही माइल्स दूरी पर शी वॉज स्टक बाय अ टॉर्पीडो फ्रॉम सबमर्ज्ड यू बोट के टॉर्पीडो से ये टकरा जाती है। और जो लोग होते हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, वो बहुत ज़्यादा शॉक में आ जाते हैं, बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है। और इसी वजह से 6 अप्रैल 1917 को अमेरिका भी वॉर डिक्लेयर कर देता है, किसके ऊपर? जर्मनी के ऊपर। देखो यूरोपियंस तो होते ही होते हैं, पर इसमें 123 अमेरिकन मर जाते हैं। कितने? 123 अमेरिकन मर जाते हैं। द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स वर एक्सट्रीमली शॉक्ड, बहुत ज़्यादा शॉक में आ जाते हैं, क्योंकि भैया 123 लोग उनके मर जाते हैं। 6 अप्रैल 1917 को जो अमेरिका होता है, 6 अप्रैल 1917 को जो अमेरिका होता है, वो जर्मनी के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर देता है। ठीक है। और अब देखो ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया कैसे खुश होते हैं, क्योंकि अब उन्हें मिल जाएंगे, जितने भी एलाइज हैं उन्हें मिल जाएंगे अमेरिका के बड़े रिसोर्सेस, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मैन पावर भी मिलेगी, मनी भी मिलेगी, सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है। तो अब एलाइज की चांदी, वाह कितना अच्छा हुआ, जर्मनी की यू बोट ने अटैक किया, है ना। और वो बेचारी जो शिप थी, जिसका नाम था, क्या नाम था जिसका? लूसिटानिया, वो बेचारी डूब गई। अब डूब गई तो 123 अमेरिकन मर गए। अब 123 अमेरिकन मर गए तो अमेरिका को आया गुस्सा और उसने वॉर डिक्लेयर कर दिया। अब वॉर डिक्लेयर कर दिया तो वो वॉर में पैसा भी लाएगा, रिसोर्सेज भी लाएगा, मैन भी लाएगा, पावर भी लाएगा, सब कुछ लाएगा। अब तो जीत किसकी ही होनी है? जिस पार्टी में है अमेरिका। देयर वॉज नाउ नो डाउट अबाउट विच साइड वुड फाइनली विन द वॉर, क्योंकि देखो अमेरिका ताज़ा आया था, कोई रिसोर्स भी इसका ड्रेन नहीं हुआ, तो इतने सारे रिसोर्सेज ऑलरेडी इसके पास है। तो अब कोई अंधा व्यक्ति भी इस बात पे बैट लगा सकता था कि भाई अब जीतेगा तो कौन? अमेरिका वाला साइड, जिसको अमेरिका सपोर्ट कर देगा वो जीतेगा। तो भाई अब जर्मनी का हारना हो गया निश्चित। हम ईस्टर्न फ्रंट की बात करें तो देखो ईस्टर्न फ्रंट पे हुआ क्या? जो ईस्टर्न फ्रंट था वो कहाँ से था? फ्रॉम द बाल्टिक टू ब्लैक सी, बाल्टिक से ब्लैक सी तक का जो रीजन था उसको हम ईस्टर्न रीजन बोल रहे हैं। जो रशियंस थे ये 2 फ्रंट पे लड़ाई कर रहे थे। ठीक है। बिकॉज दे वर फाइटिंग अगेंस्ट जर्मनी एज वेल एज ऑस्ट्रिया हंगरी। रशिया 2 तरफ लड़ रहा है, एक तरफ वो लड़ रहा है जर्मनी से, दूसरी तरफ वो लड़ रहा है ऑस्ट्रिया हंगरी से। ठीक है। जो ईस्टर्न फ्रंट है वो कहाँ से कहाँ तक है? बाल्टिक से ब्लैक सी तक है। रशिया 2 फ्रंट पे लड़ रहा है, एक साइड वो लड़ रहा है जर्मनी से, दूसरे साइड वो लड़ रहा है ऑस्ट्रिया हंगरी से। 1916 में क्या होता है, जो जर्मनी होता है वो कैप्चर कर लेता है बुखारेस्ट को। ठीक है। 1916 में 1916 में जो जर्मनी होता है वो कैप्चर कर लेता है बुखारेस्ट को, जो कि कैपिटल होती है रोमानिया की। ईस्टर्न फ्रंट पे रशिया 2 साइड लड़ रहा है, एक साइड जर्मनी से, दूसरे साइड ऑस्ट्रिया हंगरी से। 1916 में जर्मनी कैप्चर कर लेता है किसको? बुखारेस्ट को, जो कि किसका कैपिटल है? रोमानिया का। बेटा जैसे ही जर्मनी कैप्चर करता है रोमानिया को तो जर्मनी की तो हो जाती है चांदी, क्योंकि जर्मनी को मिलता है यहाँ से बहुत सारा केरोसिन, पेट्रोल, ग्रेन, वो भी अबेंडेंस में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अनाज मिल जाता है, पेट्रोल मिल जाता है, केरोसिन मिल जाता है। तो रोमानिया पे अटैक करना तो जर्मनी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है, क्योंकि इतने सारे रिसोर्सेज उसको मिल जाते हैं। अब हम टर्की की बात करेंगे तो नवंबर 1914 को जर्मनी सिक्योर करता है किसका सपोर्ट? टर्की का। टर्की बोलता है जाओ बच्चे हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, चलो लड़ते हैं। ठीक है। तो टर्की किसकी साइड से लड़ रहा था? जर्मनी की साइड से लड़ रहा था। जो ब्रिटिश आर्मी होती है वो टर्किश आर्मी को हरा देती है, हरा के उनसे क्या क्या कब्जा लेती है? सीरिया और पैलेस्टाइन। फिर से ध्यान से सुनो, 1914 में जर्मनी को सपोर्ट करने आ जाता है टर्की। टर्की लड़ता है अब किसके अगेंस्ट में? ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया के अगेंस्ट। ठीक है। ब्रिटेन की जो आर्मी होती है वो कहीं तो अच्छा कर रही होती है और वो
टर्किश आर्मी को हरा देती है और सीरिया उनसे जीत लेती है, पैलेस्टाइन भी जीत लेती है। बाद में जो टर्किश आर्मी होती है उसके साथ एक बड़ी प्रॉब्लम और हो जाती है। आ जाता है तुम एवैक्यूएट करो, खाली करो किसको, मेसोपोटामिया को। मेसोपोटामिया बोले तो आज करंट टुडे का इराक, ठीक है। टर्किश आर्मी को क्या भी छोड़ना पड़ता है, मेसोपोटामिया, करंट टुडे का इराक। और टर्की सरेंडर कर देता है 31 अक्टूबर 1918 को। टर्की कब सरेंडर करेगा, तो टर्की सरेंडर करेगा 31 अक्टूबर 1918 को। टर्की से सीरिया पैलेस्टाइन पहले ही ले लिया, बाद में टर्किश आर्मी को एवैक्यूएट किया गया, कहाँ से, मेसोपोटामिया, इराक से भी। फाइनली टर्की सरेंडर कर देता है 31 अक्टूबर 1918 को। अब हम पढ़ेंगे ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट-लिटोव्स्क, ठीक है। ये ट्रीटी साइन करेगा कौन, रशिया। दो इम्पॉर्टेंट इवेंट होते हैं जो ट्रांसफॉर्म कर देते हैं वॉर को, कब, 1917 में, ठीक है। ब्रेस्ट-लिटोव्स्क साइन करने वाली कंट्री कौन होगी, रशिया होगी, ठीक है। दो इम्पॉर्टेंट इवेंट होते हैं 1917 में जो वॉर को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। पहला तो ये होता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वॉर में एंटर कर जाता है, और दूसरा 1917 में जो कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन होता है रशिया में, तो रशिया के जो लोग होते हैं वो इतना प्रेशर बनाते हैं कि कम्युनिस्ट लीडर जिनका नाम होता है लेनिन, वो एक पीस ट्रीटी साइन कर लेते हैं जर्मनी के साथ और वॉर से विड्रॉ कर लेते हैं। खैर एक बात बताऊं, लेनिन के ऊपर जितना पब्लिक का प्रेशर नहीं था, क्योंकि हम लोग क्लास 9th CBSE में पूरा रशियन रेवोल्यूशन पढ़ाते हैं। उस रशियन रेवोल्यूशन में ये क्लियरली लिखा हुआ है कि लोग तो चाहते थे, पर लोगों से ज़्यादा लेनिन चाहते थे कि वॉर से विड्रॉ हो जाए, क्योंकि रशियन आर्मी बहुत सफ़र कर रही थी। वर्ल्ड वॉर 1 में रशियन आर्मी ने इतना सफ़र किया है बेटा कि वहाँ के लोग कांपने लग गए थे। वो खुद बोल रहे थे कि ये वॉर से बाहर निकलो, बाहर निकलो। तो दो इवेंट का होना जो वॉर को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म करेंगे, पहला तो ये कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वॉर में एंटर कर जाता है, दूसरा कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन हो जाते हैं रशिया में। तो जो कम्युनिस्ट के लीडर होते हैं लेनिन, व्लादिमीर लेनिन, वो एक पीस ट्रीटी साइन कर लेते हैं जर्मनी के साथ और बोलते हैं भैया अब हम नहीं लड़ रहे हैं, हम जा रहे हैं। और इस ट्रीटी को क्या कहा जाता है, ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट-लिटोव्स्क। और ये वॉर को एंड कर देती है रशिया और जर्मनी के बीच में। ब्रेस्ट-लिटोव्स्क ट्रीटी का नाम होता है जो वॉर को ख़त्म करती है रशिया और जर्मनी के बीच में। और ये ट्रीटी को साइन करते हैं व्लादिमीर लेनिन, जो कि कम्युनिस्ट लीडर होते हैं। लोग तो चाहते हैं, खुद भी चाहते हैं कि वॉर से विड्रॉ करना चाहिए। इस ट्रीटी का फिर भी कोई मेजर एडवांटेज रशिया को नहीं मिलता है, क्योंकि जर्मनी इस टाइम तक ऑक्यूपाई कर चुका था, कैप्चर कर चुका था बहुत सारे प्रॉस्परस और इंडस्ट्रियल सिटीज़ ऑफ रशिया। पर लेनिन की पहली प्रायोरिटी थी कि भाई वॉर से विड्रॉ करो, हमारे जो इतने लोग मर रहे हैं, इकोनॉमिक जो लॉसेस हो रहे हैं, अब हम इसको आगे नहीं झेल सकते। अब वॉर एंड होगा। वॉर एंड कब होगा, 11 नवंबर 1918 को। कब एंड होगा, 11 नवंबर 1918 को। आर्मिस्टिक डे, ठीक है। वॉर एंड होता है 11 नवंबर 1918 को। और यही क्या होता है, वॉर्मिस्टिक डे। वॉर्मिस्टिक डे का मतलब क्या होता है, युद्ध विराम दिवस। मतलब यहाँ पर युद्ध को पूरी तरह विराम दिया जाता है, वॉर को पूरी तरह ख़त्म किया जाता है। जैसे ही बेटा एंट्री होती है USA की इन द ग्रेट वॉर, ब्राइटन द होप ऑफ विक्ट्री टू द एलाइज। जैसे USA वर्ल्ड वॉर 1 का पार्ट बनता है, वैसे ही एलाइज को एक होप जाती है कि भाई अब तो हमारी जीत निश्चित है। ब्रिटेन, फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट्स ये मैसिव मिलिट्री कैंपेन करते हैं, मेजर मिलिट्री ऑफेंसिव करते हैं। कब, जुलाई 1918 को। मैसिव मिलिट्री ऑफेंसिव इन जुलाई 1918। तो जो जर्मन एम्परर होते हैं केसर विलेम, वो सारी उम्मीदें खो देते हैं कि भाई अब तो हम वॉर जीतने से रहे। अब ये जो ब्रिटेन, फ्रांस और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का ये जो त्रिकोण बन गया है, जो ट्रायंगल बन गया है, अब ये हमें ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। तो वो अपने ताज को छोड़ देते हैं, ही एब्डिकेटेड द थ्रोन, ताज छोड़ देते हैं और भाग जाते हैं नेदरलैंड्स। कहाँ चले जाते हैं, नेदरलैंड्स। मेरी बात सुनो ज़रा, देखो मतलब ऐसा राजा भी किस काम का जो डूबती नाव को छोड़ के सबसे पहले भागे। उसको सारी पता चल गया था कि अब भैया जर्मनी नहीं जीतने वाला, तो भाग जाता है। एब्डिकेट करना मतलब त्याग देना, छोड़ देना, थ्रोन मतलब ताज, और फ्लाइट करना मतलब भाग जाना। वो नेदरलैंड्स चला गया।
जर्मनी इसी दिन बन जाता है रिपब्लिक। यहाँ पर नई सरकार बनाई जाती है जो साइन करती है आर्मिस्टिक मतलब युद्ध विराम की ट्रीटी को साइन करती है कौन? नई सरकार, जो कि होती है रिपब्लिक। एन एग्रीमेंट टू स्टॉप फाइटिंग। आर्मिस्टिक क्या होता है? एन एग्रीमेंट टू स्टॉप फाइटिंग, युद्ध विराम संधि। कब साइन करती है? 11 नवंबर 1918 को। और यहाँ पर जर्मनी अपने आप को सरेंडर करता है किसको? अलाइज को। अलाइज कौन है? ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया और यूएसए। ठीक है, रशिया अब यहाँ नहीं है। क्यों? क्योंकि रशिया तो ब्रेस्ट-लिटॉस वाली ट्रीटी साइन करके पहुँच चुका है रशिया। तो कौन है? ब्रिटेन, फ्रांस और यूएसए। ठीक है, थस ग्रेट वॉर केम टू एन एंड। और इस तरीके से वॉर ख़त्म होता है। और ये जो नई सरकार होती है जो आर्मिस्टिक को साइन करती है वो होती है वाइमर रिपब्लिक। बेटा अब हम पढ़ेंगे द ट्रीटी ऑफ वर्साई 1919। 1919 में ट्रीटी ऑफ वर्साई साइन होगी, एक संधि। ट्रीटी ऑफ वर्साई को क्या कहते हैं हिंदी में? वर्साई की संधि, है ना। वर्सलीस मत पढ़ना इसको, वर्साई ही है। आप गूगल पे तीनों चारों प्रोनाउंसिएशन देख लो, ब्रिटेन, यूके, हर जगह वो वर्साई ही है ना। तो जो ट्रीटी ऑफ वर्साई होती है वो साइन होती है 28 जून 1919 को। कब साइन होती है ट्रीटी ऑफ वर्साई? 28 जून 1990। और कहाँ पर होती है? इन द हॉल ऑफ मिरर एट वर्साई। वर्साई कहाँ पर है बेटा? फ्रांस में है। वर्साई कहाँ पर है? फ्रांस में है। फ्रांस में हॉल ऑफ मिरर में 28 जून 1990 को ट्रीटी ऑफ वर्साई साइन हो जाती है। ये ट्रीटी का कहना ये होता है कि भाई सारी जो गलतियाँ थी वर्ल्ड वॉर 1 जो हुआ उस सब के लिए रिस्पॉन्सिबल सिर्फ और सिर्फ कौन है? जर्मनी है। Treaty refers to the agreement made with Germany, who was blamed for imposing a war on the Allies. ये जो ट्रीटी होती है ये बात कहती है कि ये जर्मनी ही था जिसने अलाइज के अगेंस्ट में वॉर छेड़ा। तो आप लोगों को नहीं लगता कि ये तो गलत हुआ जर्मनी के साथ, है ना? वॉर तो सब अपनी अपनी मर्जी से करने आए, पर एट द एंड आप एक ही कंट्री को ब्लेम कर दे रहे हो कि नहीं भाई तू ही जिम्मेदार है, आप ही जिम्मेदार हो, आपने ये किया, आपने वो किया। ये गलत है, पर चलो हो गया तो हो गया। वो पर्सन जिसने इम्पॉर्टेंट और एक्टिव रोल प्ले किया ट्रीटी ऑफ वर्साई की टर्म्स कंडीशन को लिखने में, है ना, फ्रेम करने में, वो थे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर लियोड जॉर्ज और यूएसए के प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन। तो भाई जो ट्रीटी ऑफ वर्साई थी इसको लिखने में, इसको फ्रेम करने में दो जो मेजर दिग्गज लोग थे, उसमें पहले तो प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के जिनका नाम था लियोड जॉर्ज, दूसरे थे प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन यूनाइटेड स्टेट्स, थर्ड जॉर्ज क्लीमेंसियो, ये कहाँ के थे? फ्रेंच के थे। और वी ऑरलैंडो, ये कहाँ के थे? इटली के थे। ये 4 लोग थे जिन्होंने ट्रीटी ऑफ वर्साई के पूरे टर्म्स कंडीशन को फ्रेम किया। अब हम देखेंगे कि क्या प्रोविज़न थे, क्या टर्म्स थे ट्रीटी के। पहला, वॉर इंडैमनिटी। ये जो ट्रीटी थी इसने डिक्लेयर किया कि भाई जर्मनी ही रिस्पॉन्सिबल है, जर्मनी ही गिल्टी है ऑफ एग्रेशन। ये सब जो कुछ भी तमाशा हुआ है, जो एग्रेशन हुआ है, उस सब के लिए सिर्फ जर्मनी रिस्पॉन्सिबल है। तो जर्मनी को क्या देना पड़ेगा? वॉर इंडैमनिटी। वॉर इंडैमनिटी कोई छोटा मोटा 2, 5, 10 रुपये नहीं थे। हैवी सम ऑफ एस्टिमेटेड एट $33 बिलियन। कितना पैसा इम्पोज किया इन लोगों ने जर्मनी पे कि कितना जर्मनी को देना है? $33 बिलियन एज वॉर इंडैमनिटी, कि भैया युद्ध में जो हमारा खर्चा वर्चा हुआ, युद्ध में जो हमारा नुकसान हुआ ना, उसके एवज में आपको इतना पैसा तो देना ही पड़ेगा। अब बेटा ये जो वॉर इंडैमनिटी वर्ड है इसका मीनिंग क्या होता है? युद्ध क्षतिपूर्ति। वॉर मतलब होता है युद्ध, इंडैमनिटी मतलब होता है क्षतिपूर्ति, मतलब आपकी वजह से जो भी नुकसान हुआ है आप उसके लिए पे करेंगे। तो जो भी लॉसेस दूसरी कंट्रीज़ के हुए बिकॉज ऑफ जर्मनी को उनके लिए पे करना पड़ेगा। और कितना पे करना पड़ता है बेटा? $33 बिलियन। जर्मनी वॉज टू एवैक्यूएट द प्लेसेस शी हैड कैप्चर्ड ड्यूरिंग द वॉर। और बेटा वो सारी जगह जो जर्मनी ने बड़ी मेहनत से जीती थी, हमने पढ़ा था ना कि शुरुआत के 3 साल तो कौन ही जीत रहा था? जर्मनी। तो हमने देखा था जर्मनी बहुत जीत रहा था, पर जर्मनी को सारा जीता हुआ प्लेस वापस करना पड़ता है, एवैक्यूएट करना पड़ता है। राइन वैली बहुत ही अच्छा एरिया था,
जिसे पूरी तरीके से ऑर्डर दिया गया कि आप डीमिलिटराइज करो, इस पर्टिकुलर एरिया में कोई मिलिट्री नहीं रहेगी। जर्मनी कुड नॉट मेंटेन और कंस्ट्रक्ट एनी फोर्टिफिकेशन, कोई भी बिल्डिंग, कोई भी डिचेस ये नहीं बनाएंगे पैलेस को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। जो राइन वैली थी, वो जो एरिया था राइन वैली का, उसको डीमिलिटराइज किया गया। वहाँ पर बोला कि यहाँ पर एक भी मिलिट्री नहीं होगी, कोई भी मिलिट्री पर्सनल नहीं रहेगा। जर्मनी को कहा गया कि आप कोई भी फोर्टिफिकेशंस नहीं बनाएंगे, ठीक है। फोर्टिफिकेशंस को मेंटेन भी नहीं करना है, कंस्ट्रक्ट भी नहीं करना है, ठीक है, किलाबंदी नहीं करना है। ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर राइन और ऑन द राइट बैंक, ना ही तो आपको राइन रिवर के लेफ्ट बैंक पे कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी करना है, ना ही तो लेफ्ट बैंक पे करना है। बेटा जर्मनी इन सारी चीज़ों को फॉलो करे, इसके लिए टू गारंटी द एग्जीक्यूशन ऑफ द ट्रीटी का एग्जीक्यूशन प्रॉपर हो, इसके लिए जो जर्मन टेरिटरी थी वेस्ट ऑफ राइन, राइन रिवर के, राइन एक रिवर है, राइन रिवर के वेस्ट में जितनी भी जर्मन टेरिटरीज थी उन्हें ऑक्यूपाई करके रखा किसने, अलाइड ने। कितने सालों के लिए, 15 सालों के लिए। मतलब ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए, इन लोगों ने कब्जाए रखा 15 साल के लिए राइन रिवर के वेस्ट की टेरिटरीज को। वो सारी टेरिटरीज, जर्मन टेरिटरी जो वेस्ट में थी रिवर राइन के, उन्हें ऑक्यूपाई कर रखा किसने, एलाइड ने। कितने सालों के लिए, 15 सालों के लिए। नेक्स्ट अल्सासे लॉरेन और सार बेसिन। बेटा ये जो ट्रीटी थी इसने कुछ टेरिटोरियल रीअरेंजमेंट भी किए। इस टेरिटरी से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला किसको, फ्रांस को। किस तरीके से, पहला बेटा फ्रांस को क्या मिल गया, अल्सासे लॉरेन। देखो फिर से ध्यान से सुनो, ये जो ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ वर्साई, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा फ्रांस को हुआ। फ्रांस को वापस मिल गया अपना अल्सासे लॉरेन रीजन, जो फ्रैंको प्रूशियन वॉर के टाइम पे 1871 में जब जर्मनी यूनिफिकेशन हो रहा था। फिर से ध्यान से सुनो, 1871 में जब जर्मन यूनिफिकेशन हो रहा था, प्रूशिया से जर्मनी बनाया जा रहा था दूसरे स्टेट्स को मिला के, उस टाइम में अल्सासे लॉरेन वाला जो एरिया था वो किसके पास आ गया था, जर्मनी के पास आ गया था। पर वर्ल्ड वॉर 1 के बाद फ्रांस उसे वापस ले लेता है। टू कंपनसेट फ्रांस फॉर डेलिब्रेट डिस्ट्रक्शन ऑफ हर कोल माइंस, और फ्रांस को ये भी था कि भैया आप लोगों ने मेरे कोल माइंस को डिस्ट्रक्ट किया है, तो मुझे आप सार बेसिन में जो भी आपकी कोल माइंस है उसकी पूरी फुल ऑनरशिप मुझे दे दो। अब देखो जर्मनी के 2 रिसोर्स रिच एरियाज़ किसने ले लिए, फ्रांस ने। पहला अल्सासे लॉरेन रीजन और दूसरा सार बेसिन के पास जो कोल माइंस थी वो भी ले ली। कितने सालों के लिए, 15 सालों के लिए, और उसके आसपास का जो एरिया था वो भी ले लिया। एक और दूसरा तरीका था कि जिस तरीके से ट्रीटी ने बेनिफिट किया फ्रांस को, मतलब सार बेसिन ले लिया, लॉरेन बेसिन के आसपास का एरिया ले लिया, पर इसके अलावा भी और कुछ भी लिया। वो था अफ्रीका में जर्मनी की जो कॉलोनी थी, टोगोलैंड, कैमरून, इसको भी आधा आधा बांट लिया फ्रांस और ब्रिटेन ने। देखो बेचारे जर्मनी का ये पार्ट ले लिया, ये पार्ट ले लिया, ये तो ले ही लिया। अफ्रीका में जो इसकी कॉलोनी थी उससे टोगोलैंड और कैमरून भी वापस ले लिया। टोगोलैंड और कैमरून को ब्रिटेन और फ्रांस ने आपस में बांट लिया। अब हम पढ़ेंगे बेटा श्लेज़विग को। तो श्लेज़विग की स्टोरी बहुत ही अलग थी। जो फेट था श्लेज़विग का वो ये था कि इसको डेनमार्क से ले लिया था जर्मनी ने, कब, 1864 में, ठीक है। अब इसकी किस्मत को डिसाइड करने वाला था प्लेबिसाइड, मतलब ओपन वोटिंग होने वाली थी कि लोग क्या चाहते हैं, किसके साथ मिलना चाहते हैं। तो श्लेज़विग 1864 में किससे लिया गया था, डेनमार्क से लिया गया था। अब जब वर्ल्ड वॉर 1 जर्मनी हार जाता है तो श्लेज़विग के लोगों को ओपनली पूछा जाता है, प्लेबिसाइड होता है, भाई आप किसके साइड जाना चाहते हो। तो जो नॉर्थ जोन के लोग होते हैं वो कहते हैं कि हमें डेनमार्क के साथ वापस मिला दो। जो सेंट्रल जोन होता है वो कहता है हम जर्मनी के साथ रहेंगे। नेक्स्ट 2 और एरिया बेचारे जर्मनी को देने पड़े, यूपेन एंड मालमेडी। यूपेन और मालमेडी ये भी जर्मनी के पास थे बेटा, पर वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मनी हार जाता है तो बेचारे दुष्ट लोग उससे ये भी ले लेते हैं। दूसरा एक और टेरिटोरियल अरेंजमेंट हुआ, वो ये था कि जर्मनी को सरेंडर करना पड़ा
क्या एरियाज ऑफ यूपेन एंड मालमडी, किसको? बेल्जियम को। बेल्जियम एक कंट्री है जिसको जर्मनी को अपने 2 एरियाज देने पड़े, यूपेन और मालमडी। द सिटी ऑफ मेमल वेंट टू लुथेनिया, और जो मेमल सिटी थी वो किसके पास चली गई? लुथेनिया के पास चली गई। यूपेन मालमडी किसको मिल गए? बेल्जियम को मिल गए। और जो सिटी थी मेमल वो किसको मिल गई? लुथेनिया को मिल गई। इंडिपेंडेंस ऑफ पोलैंड। नाउ इंडिपेंडेंस ऑफ पोलैंड, बेटा जो न्यूली क्रिएटेड स्टेट था पोलैंड, उसको वो सारी टेरिटरीज मिल गई जो बेचारे से ले ली गई थी वॉर के टाइम पे। पोसेन, उसके अलावा जो वेस्ट प्रूशियन था, ठीक है, उसे भी इंक्लूड कर दिया गया। पोसेन और पूरा के पूरा वेस्ट प्रूशिया, इसको इंक्लूड कर दिया गया पोलिश स्टेट के साथ। पोलैंड को एक पोर्ट देना था, तो पोर्ट कैसे मिले पोलैंड को? तो जर्मन सिटी ऑफ डैंजिंग, उसे इंटरनेशनलाइज कर दिया गया, इसको फ्री सिटी कहा गया और इसको लीग ऑफ नेशंस की प्रोटेक्शन में रखा गया, जिससे क्या होगा कि भाई जो पोलैंड होगा वो भी पोर्ट का एक्सेस ले पाएगा। पोलैंड के पास अपना कोई पोर्ट नहीं है, अब इसको एक पोर्ट देना है, तो इन लोगों ने क्या किया, जर्मन की एक सिटी थी जिसका नाम था डेंजिंग, उसको इंटरनेशनलाइज कर दिया और कहा गया कि इसका जो कंट्रोल है वो लीग ऑफ नेशन के पास रहेगा, लीग ऑफ नेशन इसकी देखरेख करेगा। जैसे ही पोलैंड को ट्रेडिंग राइट्स मिले डेंजिंग के, इससे पोलैंड और ज़्यादा वेल्दी और ज़्यादा रिसोर्स रिच हो गया, ठीक है, बहुत सारे रिसोर्सेज इसको मिल गए। तो आप सोचो बेचारे जर्मनी से क्या क्या ले लिया गया। राइनलैंड ले लिया गया, अल्सासे लॉरेन ले गया, सार बेसिन ले लिया, डेंजिंग ले लिया। अब सबसे बुरी बात जर्मनी के लिए, जर्मनी ने जितनी मेहनत से अफ्रीका में यहाँ वहाँ टेरिटरीज जीती थी वो सब बेचारे को वापस लौटानी पड़ी। जर्मनी लॉस्ट ऑल हर कॉलोनीज एंड ओवरसीज़ पोजीशन, जितना भी इसका ओवरसीज़ पोजीशन था, कॉलोनीज थी, वो सब इसको खोना पड़ा। बिसाइड्स टेरिटोरियल लॉसेज इन यूरोप, टेरिटोरियल लॉसेज यूरोप में तो हुए कि उसको अपना एरिया देना पड़ रहा है, इधर उधर जो जीता वो भी देना पड़ रहा। जर्मनी की वो कॉलोनी भी ले ली गई जो उसके ओवरसीज़ पोजीशन थे, जैसे टोगोलैंड, कैमरून, ये वेस्ट अफ्रीका में था, इसको ब्रिटेन और फ्रांस ने बांट लिया। जर्मन ईस्ट अफ्रीका वॉज शेयर्ड बिटवीन ब्रिटेन एंड बेल्जियम, और जर्मनी का जितना भी ईस्ट अफ्रीका पे कंट्रोल था उसको किस किसने बांट लिया? ब्रिटेन और बेल्जियम ने बांट लिया। However, the Allied powers, Britain, France, Belgium, held these territories, signatories of the League of Nations। पर कुछ भी हो, ले तो लिया ना। पैलेस्तीन और जो मेसोपोटामिया था, जिसे प्रेजेंट डे में हम इराक कहते हैं, उसे ब्रिटेन ने अपने पास रखा, और क्या कह के कि भाई ये लीग ऑफ नेशन का ही मैंडेट है। समझ में नहीं आ रहा होगा कि कैसे मैंडेटरीज थी, क्या होती है मैंडेटरीज ऑफ लीग ऑफ नेशंस, या कैसे मैंडेट मिला ब्रिटेन को कि वो मेसोपोटामिया और पैलेस्टाइन को होल्ड कर सकता है। तो बेटा ध्यान से सुनो, मैंडेट का मतलब क्या होता है? अ गवर्निंग मैंडेट मीन्स पावर टू गवर्न अ टेरिटरी, ठीक है। क्या मतलब होता है मैंडेट का या गवर्निंग मैंडेट का? कि भाई इस टेरिटरी को गवर्न आप करो ऑन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, वहाँ पर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाओ, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स लाओ और उसे आज़ादी दिलाने में हेल्प करो, ठीक है। पैलेस्टाइन, मेसोपोटामिया बोले तो प्रेजेंट डे का इराक, ये ब्रिटेन ने अपने पास रखे और कहा कि ये ब्रिटेन लीग ऑफ नेशन का मैंडेट है, थोड़े टाइम हम यहाँ पर इकोनॉमिक पॉलिटिकल रिफॉर्म लाएंगे और फिर अल्टीमेटली इनको क्या दिला देंगे? फ्रीडम दिला देंगे। नेक्स्ट बेटा, इन लोगों को डर था कि जर्मनी बदला लेगा, तो जर्मनी बदला ना ले, उसका एग्रेशन फ्यूचर में भी ना देखने को मिले, इसलिए इन्होंने जर्मनी की मिलिट्री स्ट्रेंथ को ही पूरी तरह क्रिपल्ड कर दिया। जो जर्मन आर्मी थी उसे कहा गया कि भाई तुम्हारे पास 1 लाख से ज़्यादा सोल्जर नहीं होने चाहिए, नेवी में सिर्फ 15,000 मैन होने चाहिए और सिर्फ 36 शिप होनी चाहिए, एयरफोर्स तो तुम्हारे पास होनी ही नहीं चाहिए। आर्मी में 1 लाख से ज़्यादा सोल्जर नहीं रखोगे, नेवी में 15,000 से आदमी ज़्यादा नहीं होने चाहिए, 36 शिप से ज़्यादा नहीं रखोगे, और एयरफोर्स तो आपकी कंट्री में होगी ही नहीं। और ये जो सबमराइंस थी, इन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 में नाक में दम कर रखा था ब्रिटेन का, फ्रांस का। तो जर्मनी को कहा गया कोई सबमराइन तो तुम्हारे पास होनी ही नहीं चाहिए। जर्मनी वॉज नीदर टू मेक नॉट टू परचेज आउटसाइड टैंक्स एंड आर्मर्ड कार्स, ना ही तो बेचारा जर्मनी आर्मर्ड कार्स खरीद सकता था, ना ही तो टैंक खरीद सकता था। बुरी स्थिति कर दी थी जर्मनी की। सप्लाई ऑफ कोल, जर्मनी हैड टू सप्लाई ह्यूज क्वान्टिटीज ऑफ कोल टू फ्रांस, इटली, बेल्जियम फॉर 10 years। कितना बुरा नहीं हुआ? तुम्हें नहीं लग रहा जर्मनी के साथ बुरा हुआ?
जर्मनी को आने वाले 10 सालों के लिए कोयला सप्लाई करना था। किसको? फ्रांस को, इटली को, बेल्जियम को। देखो ये ट्रीटी इतनी हरासिंग हुई ना, इतनी हार्मफुल रही जर्मनी के लिए, जर्मन में रहने वाले लोगों के लिए, ठीक है, जर्मन पीपल के लिए, कि इसका बदला तो लिया जाएगा बेटा, आज नहीं तो कल, पर बदला तो लिया ही जाएगा। सेवरल कंट्रीज गेन्ड इंडिपेंडेंस बेटा, बेल्जियम, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, ठीक है, इनको कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिल गई और इनकी कंप्लीट इंडिपेंडेंस को रिकॉग्नाइज जर्मनी ने भी किया। किस किस कंट्री को कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिली? बेल्जियम, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, ठीक है बेटा। चेक्स को क्या क्या मिला? इसको चेक्स पढ़ते हैं। चेक्स को क्या क्या मिला? सिलेसिया, बोहेमिया, मॉर्विया, ठीक है। थस वॉज क्रिएटेड द स्टेट ऑफ चेकोस्लोवाकिया। चेकोस्लोवाकिया के अंदर क्या क्या आ गया? चेक्स को मिला सिलेसिया, बोहेमिया, मॉर्विया, और क्या बन गया? बेटा जो सर्बिया था उसे क्या मिल गए? स्लावोनिक स्टेट्स। सर्बिया को क्या मिल गए? स्लावोनिक स्टेट। हम स्लावोनिक स्टेट किसको बोलते हैं? जहाँ पर स्लाव एथनिसिटी के लोग रहते हैं। तो स्लाव एथनिसिटी के लोग कहाँ कहाँ पर रहते थे? स्लोवेनिया, बॉस्निया, क्रोएशिया, हर्जेगोविना, और इन्हें एक नया नाम मिल गया जो था यूगोस्लाविया, और उसकी कैपिटल बन गई बेलग्रेड। ठीक कोई बात? चेक्स को मिला सिलेशिया, बोहेमिया, मॉर्विया, और यहाँ पर बन गया चेकोस्लोवाकिया। सर्बिया को मिल गए स्लावोनिक स्टेट्स, स्लोवेनिया, बॉस्निया, क्रोएशिया, हर्जेगोविना, नया नाम मिला यूगोस्लाविया, और कैपिटल बनी बेलग्रेड। बेटा अब हम पढ़ेंगे लीग ऑफ नेशंस को। तो फाइनली जो पैक्ट था, जो संधि थी लीग ऑफ नेशन की, उससे भी ऐड किया गया ट्रीटी ऑफ वर्साई में। मतलब ट्रीटी ऑफ वर्साई में ये भी टर्म कंडीशन लिख दी गई कि अब जो लीग ऑफ नेशन कहेगा वही मानना पड़ेगा जर्मनी को। अब हम क्रिटिसिज्म की बात करेंगे कि भाई ये जो ट्रीटी ऑफ वर्साई थी इसके क्या क्रिटिसिज्म थे, क्या आलोचनाएं थी। तो बेटा जब से मैंने पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 बोला, हर बार कहा ना कि जर्मनी के साथ बुरा हो रहा है, उससे ये भी ले लिया, उससे वो भी ले लिया, उससे वो भी ले लिया, उससे वॉर इंडैमनिटी भी देना है, उसके रिसोर्स रिच एरियाज़ को भी ले रहे हो, उसकी ओवरसीज़ कॉलोनी को भी ले रहे हो, तो ये बिल्कुल भी अच्छी ट्रीटी तो नहीं थी। ये ट्रीटी अनडाउटली एक थोड़े टाइम के लिए पीस को स्थापित कर पाई, पर एक तरफ इसने सारी वॉर की गलतियाँ किसके माथे थोप दी? जर्मनी के। ठीक है, और रूट क्या थी इस ट्रीटी की? कि जो विक्टर्स थे वो लूटेंगे, और लूटने वाले कौन थे? अलाइज, है ना। जो जर्मन के रिप्रेजेंटेटिव थे उन्हें डर से इस ट्रीटी को साइन करना ही पड़ रहा था ना। उनके पास कोई चॉइस थोड़ी ना थी, बाय चॉइस उन्होंने साइन थोड़ी की, गन पॉइंट पे साइन कराई गई उनसे ट्रीटी। मतलब यहाँ पर जो विक्टर्स थे, फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसए, इनके पास तो राइट मिल गया, लूटो, है ना, पूरी तरह जर्मनी को बर्बाद कर दो। और ये जो वर्ड है ना बेटा, कोएर्शन, अरे इसका मीनिंग होता है दबाव, प्रेशर। जो ट्रीटी ऑफ वर्साई थी उसने जर्मनी को डिप्राइव किया उस किससे? उसके सारे कॉलोनियल पोजीशन से, उसके ऊपर थोप दिया इनॉर्मस कंपनसेशन कि भाई ये वॉर डैमेजेस आपकी वजह से हुए, ये पैसा दो, वो पैसा दो। उसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ को कम्प्लीटली क्रश कर दिया। तो जो ट्रीटी ऑफ वर्साई थी उसकी वजह से कॉलोनियल पोजीशंस चले गए जर्मनी के, उसे कॉम्पनसेशन देना पड़ा वॉर डैमेजेस का, उसकी मिलिट्री को क्रिपल कर दिया गया, क्रश कर दिया गया। और इसी वजह से बेटा ये जो पीस अरेंजमेंट थे ये एक टाइम के बाद सारे ख़त्म होंगे। हिटलर जैसी अतिवादी ताकत का उदय होगा, मतलब हिटलर का राइज़ होगा, फिर एग्रेशन दिखेगा पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में, और फिर कहीं ना कहीं ये जो ट्रीटी ऑफ वर्साई है ये ही रूट कॉज बनेगी। किसका रूट कॉज बनेगी? वर्ल्ड वॉर 2 का। स्टूडेंट, आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर ओनली। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, टू राइट इन कॉमेंट सेक्शन। पार्ट 3 में हम डिस्कस करेंगे रिमेनिंग पीस ट्रीटीज़ को।